करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, nth टर्म के कॉन्सेप्ट पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन nth टर्म। अब तुम देखोगे ना, तुम किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो nth टर्म का कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन तुमसे नहीं छूट पाएगा। हमने सारी वैरायटी क्या कर ली है, कवर कर ली है। अब लास्ट में nth टर्म या जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट पे अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम भी बनता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट करते हैं इसको। एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इससे फर्स्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। देखो ये क्वेश्चन nth टर्म पे ही है, आर डिविजिबल बाई 7। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है देखना, अभी मैं दिखाता हूं तुमको। कितने ऐसे नंबर हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो किससे डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे पता चलेगा कि इसको हम जनरल टर्म के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको लिख के देखो। तो 3 डिजिट्स के नंबर्स की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1000 से, सॉरी 100 से, और उसके आगे बढ़ते जाना है और 999 999 पे जाके क्या होगा, फिनिश होगा। तो इसके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। अगर ये तुम्हें कैलकुलेट करना है तो सिंपल तुम एपी के जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100, और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। अब मुझे देखना है कि 100 के जस्ट बाद वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, और 999 के जस्ट पहले वो कौन सा नंबर होता है जो 7 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो वो हमें देखना है। तो 100 में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। देखो मैं पूरा प्रॉपर तरीके से तुमको बता रहा हूं, ठीक है ना, एकदम प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान दें कैसे करना है। बाकी जो लोग कर सकते हैं वो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, वो अपना जो भी करना है कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे भी फाइंड करना है कर लो, लेकिन जिनको नहीं आइडिया वो ध्यान देना। तुम्हें सबसे पहले अगर यहाँ पे क्वेश्चन आएगा 3 डिजिट या 4 डिजिट, तो उसके सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट नंबर को नोट कर लेना है। अब ये तुम्हें पता करना है कि 100 के जस्ट बाद वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो उसके लिए 7 से 100 को डिवाइड करो, तो कितने टाइम में डिवाइड चला जाएगा, 7 1 जा 7, 3 होगा, फिर 0 आएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 2। मींस 100 को जब मैं 7 से डिवाइड करा तो 2 रिमाइंडर आ रहा है। मींस और 5 मैं इसको दे दूं, और 5 इसमें अगर ऐड कर दूं तो ये 7 बन जाएगा, मतलब ये एक बार और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो 5 तुम इसको देना चाह रहे हो वो इसको दे दो, क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। मतलब इससे मुझे पता चला कि ये 7 जब 7 से इसको डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 2 तो एक्स्ट्रा इसके पास है, और कितना इसको दे दिया जाए तो ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 इसको दे दोगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। मतलब ये पता चल गया कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर which is divisible by 7 is 105। वैसे ही अब इसके बाद वाले टर्म फाइंड करना आसान है। इसके बाद क्या होगा, 7 ऐड करते जाओ तो 112, 119 एंड डैश डैश डैश। अब लास्ट वाला टर्म 999 से जस्ट पहले वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो वो कौन होगा। उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है, 999 को डिवाइड करो किससे, 7 से। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 आ रहा है 29, तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर 1 आ रहा है, फिर 9, 7 2 जा 14, कितना रिमाइंडर आ रहा है, 5। तो अब रिमाइंडर 5 आ रहा है, सिर्फ कितने की कमी लग रही है, 2 की, नहीं सॉरी 5, यहां पे दूसरे हिसाब से चलेंगे। यहां 5 क्या आ रहा है, इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब अगर इसमें से 5 माइनस कर दिया है तो जस्ट जो पहले नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो एंड से जब फाइंड करना तो ये रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देना, क्योंकि हमें नेक्स्ट टर्म नहीं चाहिए ना, हमें इसके पहले वाला टर्म चाहिए। ये अगर ये इसमें 5 ये एक्स्ट्रा ना होता तो ये डिविजिबल हो जाता, तो जो 5 एक्स्ट्रा है उसको इसमें से माइनस कर दो। तो 999 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा, 994। तो ये जो होगा वो तुम्हारा लास्ट टर्म बनेगा। तो ये एपी बन के तैयार हो गई। इस एपी का फर्स्ट टर्म 105 है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सिंपली देख रहे हो 7 है,
तो इस एपी में कितने टर्म है क्या तुम नहीं फाइंड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। और इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किया है। किसी एपी में कितने टर्म से ये फाइंड करना हो तो हम किससे पूछेंगे? लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म अगर जिस पोजीशन पे बैठा होगा एपी में उतने टर्म्स होंगे। तो मैंने उस टाइम पे तुमको बताया था कि लास्ट टर्म को टीएन लेट करते हैं और वहां से एन की वैल्यू निकालते हैं। जो भी आता है वो उस एपी के का क्या बताता है? नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बताता है। तो वो प्रोसेस रिपीट कर दो, लेट कर लो, लेट टीएन इक्वल टू 994। टीएन का मीनिंग होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 994। a की वैल्यू 105 है और n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7 है। ये 994 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 का n में मल्टीप्लाई होगा तो 7n, माइनस में 1 में होगा तो -7 इक्वल टू 994। तो 105 में से 7 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 98। तो 98 प्लस 7n इक्वल टू आ रहा है 994। अब ये 98 उधर जाके माइनस होगा तो 7n की वैल्यू आ जाएगी 800 कितना? 96। 896। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 896 में 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 1 जा 7, 19, 7 2 जा 14, 5 6 आ रहा है, 7 8 जा 56। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? 128। मतलब इस एपी में 128 टर्म्स हैं। और इस एपी के टर्म्स कैसे नंबर्स हैं? तो 3 डिजिट के ऐसे नंबर हैं जो 7 से क्या है? डिविजिबल है। तो फाइनल आंसर तुम बोल सकते हो कि देयर आर कितने डिजिट, कितने नंबर्स? देयर आर 128 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7, जो कि 7 से क्या है? विच आर डिविजिबल बाई 7। ये कॉन्सेप्ट होता है डिविजिबल बाई 7। अब इस पे देखो, इससे जुड़ा क्वेश्चन कैसा आ सकता है? हो सकता है कि 2 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट बोले और यहाँ पे 7 के प्लेस पे 8 9 10 कोई भी बोले। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम बाकी चीजें क्या कर देंगे? चेंज, बट स्टेप सारे क्या होंगे? सेम होंगे। तो अगर वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें तो वर्ड प्रॉब्लम्स का मीनिंग होता है कि किसी दूसरे जनरल क्वेश्चन को हम क्या करें? nth टर्म के कॉन्सेप्ट से अगर सॉल्व करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन nth टर्म। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था, एक वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम लोग nth टर्म की हेल्प से क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में जो कि nth टर्म से रिलेट कर रहे हैं, nth टर्म की हेल्प से सॉल्व होंगे। इसके बाद nth टर्म का कॉन्सेप्ट हम लोग का डन हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे प्रोसीड करेंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में, ठीक है? चलो एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से। अच्छा, पर तुम्हें प्रॉब्लम पहले जब भी मैं दे रहा हूं तो अटेम्प्ट जरूर करो यार, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर करो, ठीक है? एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 2 करते। बोल रहा है कि अ सम ऑफ ₹1000, ध्यान से, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी होते हैं बट समझना, अगर एक बार ही समझ लिया तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। अ सम ऑफ ₹1000, 1000 रुपी है, इज इंटरेस्टेड एट 8%। उस पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 8%। इंटरेस्टेड एट 8%। 1000 का सम है, रुपीज है, मतलब उस पे 8% क्या हो रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। कैसे मिल रहा है? तो पर एनम, मतलब हर साल उस पे 8% क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट है। कैसा इंटरेस्ट है? सिंपल इंटरेस्ट, SI लग रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ, क्वेश्चन लिखो पहले, कैलकुलेट द इंटरेस्ट at the end of 1 to 3 years, मतलब 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट होगा? 2 3 ऐसे करके ईयर्स के बाद हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। ईयर्स इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट NAP,
तो जो सीक्वेंस बन के तैयार होगी इन इंटरेस्ट की, क्या वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, ये तुमसे पूछना जा रहा है। इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट, इज द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज एन एपी, क्या वो एपी है? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो बताओ 30 ईयर्स के बाद फिर एंड कितना हो, इंटरेस्ट कितना होगा? फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, तो बताओ भाई 30 ईयर्स के बाद वाला इंटरेस्ट कितना होगा, ये तुम्हें कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। सिंपल सी कहानी है इसमें कि 1000 रुपीज है तुम्हारे पास। कितने रुपीज है तुम्हारे पास? नहीं है तुम्हारे पास, तो ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी के पास, मेरे जैसे गरीब आदमी के पास होगा यार, समझ रहे हो? तो सपोज कर लो कि 1000 रुपीज है, ठीक है ना, किसी के पास, उसको हर एक साल पे मतलब पर ईयर कितना मिल रहा है? 8%। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इसमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो ऑलवेज किस पे मिलता है? स्टार्टिंग वाला जो अमाउंट होता है उसी पे मिलता है। और सिंपल इंटरेस्ट की एक और खास बात होती है कि हर साल जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे इंटरेस्ट पर ईयर इंक्रीज नहीं करता है। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल, पहले साल अगर 10 रुपए मिल रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपए, अगले साल भी कितना? 10 रुपए, वो फिक्स रहता है। तो वो यहाँ पे कहानी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है। सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? पी आर टी बाई 100। तो P क्या होता है? सम, तो 1000, रेट कितना है? 8%, और एक साल के लिए फाइंड कर लेते हैं क्योंकि एक साल के लिए जो होगा वही अगले साल के लिए भी होगा, हर साल वही रहता है, 1/100। तो यहां से डबल जीरो कैंसिल, 8 इंटू 10, 80 रुपीज आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 80 रुपीज, यानी पर ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 80 रुपीज मिलेगा। इट मीन्स कि आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। तो 80 रुपीज। एक साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 80 रुपीज। अच्छा, 2 ईयर्स के बाद क्या होगा? तो 2 ईयर्स के बाद अगर तुमको चाहिए तो 80 रुपीज जो था वो फिर 80 रुपीज मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 160। अच्छा, 3 ईयर्स के बाद क्या होगा? तो 3 ईयर्स के बाद फिर 180 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 240। तो ये तुम्हारा बन गया। तो इसको थोड़ा सीक्वेंस बनाओ, तो सीक्वेंस ऐसे बन के तैयार होगा। 1 ईयर के बाद 80 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 ईयर्स के बाद चाहिए तो 160 मिलेगा, 3 ईयर्स के बाद चाहिए तो 240 मिलेगा, 4 ईयर्स के बाद चाहिए तो और इसमें 80 ऐड हो जाएगा, 320 मिलेगा, एंड ऐसे ही सो ऑन। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये हो गया सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का मतलब ना 2 ईयर्स का पूरा ऐड करके, ये नहीं कि सेकेंड ईयर का, वैसे केवल सेकेंड ईयर का बताना हो, यहाँ पे देखो सेकेंड या फर्स्ट थर्ड नहीं लिखा है। 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, तो 2 ईयर के बाद वाले इंटरेस्ट में पहले और दूसरे दोनों ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा? एड ऑन होगा उसमें। अगर ऐसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके कहेगा तो फिर आंसर सिर्फ 80 रुपीज होगा। किसी भी हर साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 80 रुपीज ही मिलेगा। लेकिन ऐसे पूछ रहा है कि 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 3 ईयर के बाद, तो फिर वो पहले वाले भी क्या करके ऐड करके बताएंगे। तो 1 ईयर के बाद अगर तुम इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो 80 रुपीज, 2 ईयर्स के बाद मिलेगा 160, 3 ईयर्स के बाद 240 और उसके बाद 320, ऐसे ही ऐड होता जा रहा है। तो क्या ये एपी बन रहा है? सबको दिख रहा है यार, कॉन्स्टेंटली 80 क्या होता जा रहा है? ऐड होता जा रहा है। और एपी ऐसे ही तो बनती है। तुम बोल सकते हो, डिफरेंसेस निकाल के बता सकते हो। इसको सपोज कर लो ये क्या है? T1, इसको सपोज कर लो T2, इसको T3, इसको T4। तो T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3 की वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करो तो यहां से भी 80 आएगा, यहां से भी 80 आएगा और यहां से भी क्या आएगा? 80 आएगा। सो तुम फाइनली बोल सकते हो, सो द अबव सीक्वेंस इज, सो द अबव सीक्वेंस इज एन एपी। क्या है? इज एन एपी। ये मैंने पहले क्वेश्चन को क्या कर लिया? कंक्लूड कर लिया। बट इसमें एक और क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। मतलब मैं इस सीक्वेंस का अगर 30th टर्म फाइंड कर दूं, क्या वो ये बता रहा होगा? देखो, फर्स्ट टर्म क्या बता रहा है? 1 साल के बाद वाला इंटरेस्ट। सेकेंड टर्म क्या बता रहा है? 2 साल के बाद वाला। तो 30th टर्म क्या बताएगा? 30 ईयर्स के बाद वाला इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट
इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स अगर तुमको फाइंड करना है, मींस इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म, 30th टर्म फाइंड कर दो, हो जाएगा। तो T30 कैसे कैलकुलेट करेंगे यार, इतना टर्म निकाल रहे थे, पूरा जनरल टर्म का क्वेश्चन खत्म कर दिए और T30 कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे बोलो, a प्लस 29d। तो a क्या बन रहा है बोलो, 80 प्लस 29 इंटू डी क्या है, वो भी 80, 80 तो ऐड हो रहा है, बस इसी को कैलकुलेट कर दो। 30 इयर्स के बाद कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है वो तुम्हें पता चल जाएगा। तो 80 प्लस, इसका थोड़ा सा एक शॉर्टकट है, देखो यार, इसको अगर तुम देखो, एक तो ये तरीका हो सकता है मल्टीप्लाई करके ऐड करो, बट थोड़ा सा अगर तुम स्मार्ट हो तो ध्यान देना, इसमें 80 कॉमन ले लेना, तो यहां से क्या बचेगा 1 और प्लस यहां से क्या बचेगा 29, 29 प्लस 1 30, देखो कितना सिंपल हो गया, 80 इंटू 30, तो 2400 कितना आ रहा है, ₹24। तुम इसको मल्टीप्लाई करके फिर 80 ऐड करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर बता दिए कि क्या होगा बोलो, आफ्टर 30 इयर्स जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2400 रुपीज मिलेगा। क्लियर है? तो आई होप तुमको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम्स का अगर तुम लैंग्वेज समझ लिए, फिर उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई खास इतना टफ कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, वो कॉन्सेप्ट काफी क्या होता है, सिंपल होता है। सीक्वेंस जो बन रही है इतनी टफ थोड़ी बन रही है, सिंपल सा सीक्वेंस बन रहा है, बट इस सीक्वेंस को बनाने के लिए इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसा सीक्वेंस बन पा रहा है। तो सिंपल सी कहानी थी, 1000 रुपीज था और पर ईयर इस पे कितना 8% का इंटरेस्ट मिल रहा था। हमने 1 ईयर का इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट है तो नेक्स्ट ईयर का भी वही होगा। बट ऐसा दो लैंग्वेज होते हैं, एक होता है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है तो आंसर 80 होगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना है तो आंसर 80 होगा, बट आफ्टर 2 ईयर इंटरेस्ट कितना होगा तो उसमें 1 और 2 दोनों का ऐड होगा। आफ्टर 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा तो 1 2 3 तीनों ईयर का इंटरेस्ट ऐड होगा। इसलिए तो इसमें तुमसे क्या पूछा है, 30th ईयर का नहीं पूछा है, आफ्टर 30 ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। इसलिए पूरा 1 से लेकर 30 ईयर्स का इंटरेस्ट क्या करेंगे, ऐड करके फिर आंसर निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है 2400। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। चलो एक और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे, फिर ये तुम्हारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। तो आई होप यार कि तुम ना अटेम्प्ट कर रहे होगे क्वेश्चन में, जब यहाँ पे नोट कर रहा हूं उसके बाद तुम वीडियो को पॉज करके जरूर उसको अटेम्प्ट कर रहे होगे, ये मैं तुमसे ये होप रख रहा हूं। ठीक है, तभी तुमको एक अच्छा, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को तो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा अगर तुम उसको अटेम्प्ट करोगे एक बार खुद से। तो अदरवाइज तुम्हें ऐसा लगेगा बस सॉल्यूशन छापा जा रहा है तुम्हारे सामने, बट जब तुम उसको एक बार अटेम्प्ट करोगे तो जहां पे तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, तुम्हारा माइंड उस पॉइंट को हिट कर रहा होगा, और फिर मैं जब बताऊंगा उसको तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स का। इसमें बोल रहा है कि तन्वी ज्वाइंड हर जॉब, नोट करो, तन्वी ज्वाइंड हर जॉब in a company in the year 2015, in the year 2015 on a monthly salary of rupees 40,000, salary of rupees 40,000। ठीक है, एट विद एन एनुअल इंक्रीमेंट, और साथ में इंक्रीमेंट की भी बात हो जा रही है, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट, विद एन एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है ना हर पर ईयर जो उसमें इंक्रीमेंट होता है उसको वो बता रहा है, इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 2500, ऑफ रुपीज 2500। देखो ये सिंपल दे दिया, परसेंटेज में भी नहीं दिया कि तुमको कैलकुलेट करना है, सिंपल बोल दिया कि पर ईयर उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, 2500 इंक्रीज होगी। इन विच ईयर पूछा है, इन विच ईयर
कौन से साल में विल सी गेट कौन से ईयर में उसको मिलेगा ₹65,000 एज मंथली सैलरी। किस ईयर में उसकी सैलरी पर मंथ 65,000 रुपीज मिलेगी, मंथली सैलरी। तो आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है कि तन्वी 2015 में एक कंपनी को ज्वाइन करती है। उस 2015 वाले ईयर में उसकी पर मंथ की सैलरी 40,000 है और उसी टाइम पे ये चीज उसको प्रॉमिस किया जा रहा है कि पर ईयर उसकी सैलरी 2500 से इंक्रीज होगी। और तो फिर तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर वो बताओ आगे कौन सा ऐसा ईयर होगा जिस ईयर में उसकी सैलरी 65,000 हो चुकी होगी। तो उसको तुम ऐसे करना यार, देखो यहाँ पे ईयर लिख दो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 एंड सो ऑन। समझना, ऐसे करके लिख दो। तो 2015 में उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी है 40,000, सही है। अगले साल कितनी हो जाएगी 2016 में 2500 ऐड हो जाएगा तो 42,500। नेक्स्ट ईयर क्या होगा और 2500 तो 45,000। नेक्स्ट ईयर 47,500, नेक्स्ट ईयर 50,000 एंड ऐसे ही क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो वो तुमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा ऐसा ईयर होगा, कौन सा ऐसा ईयर होगा। ऐसे तो अब ऐड करते करते भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अब थोड़ा सा एपी का हेल्प लेते हैं ना यार। एपी हमने पढ़ा है तो उसका कुछ यूज करते हैं, बट अदरवाइज जैसे करना हो तो ऐड करते करते पता कर लेंगे कौन से ईयर में हो रहा है। बट सपोज करो कि हम लोग को ये पता करना है तो हम लोग एपी का अगर यूज करके करें तो सपोज कर ले रहे हैं कि कुछ nth ईयर में, ये जो nth ईयर होगा, जैसे ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, तो इसको मान लेते हैं nth ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 65,000 हो जाएगी, ऐसा हम लेट कर ले रहे हैं। तो फिर क्या ये एपी बन रहा है, देखो बिल्कुल एपी बन रहा है। कांस्टेंट चीज जब भी किसी चीज में ऐड होता है उससे जो सीक्वेंस बनती है उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अगर ये एपी है तो क्या मैं इसका कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं। तो ये अगर nth ईयर का सैलरी है तो उसको हम nth टर्म ऑफ एपी कंसिडर कर सकते हैं और उस सैलरी को टीएन के इक्वल कंसिडर करके मैं एन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा तो मुझे डायरेक्टली ये पता चल जाएगा कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी 65,000 होगी। तो टीएन मींस क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना 65,000। ए की वैल्यू कितनी है 40,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है तो 2500 और इक्वल टू कितना है 65,000। ठीक है, तो 40,000 प्लस 2500 का n में मल्टीप्लाई करो तो 2500 n माइनस 2500 इंटू 1 क्या होगा 2500 इक्वल टू कितना 65,000। ठीक है, 40,000 और ये 2500 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2500 n की वैल्यू कितनी आ रही है 40,000, उधर जाके पहले माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा, ऐसे करते हैं इसको पहले ले जाके माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 25,000, फिर इसमें 2500 ऐड कर दो तो मेरे अकॉर्डिंग 27,500 आ जा रहा है। तो n की वैल्यू कितनी होगी 27,500 डिवाइडेड बाई 2500, तो 00 से 00 कैंसिल और 25 के टेबल में कितने टाइम में 275 आएगा 11 टाइम में, देखो 1 1। तो n की वैल्यू कितनी आ रही 11, मतलब 11th ईयर में, कौन से ईयर में 11th ईयर में उसकी सैलरी 65,000 हो जाएगी। तो अगर 2015 फर्स्ट ईयर है, 2016 सेकेंड ईयर है, तो बताओ 11th ईयर कौन सा ईयर होगा, बोलो। तो इसको कंसिडर कर लो कितना हो जाएगा 2015, तो 15 में 15 तो पहला हो ही गया, आगे 10 ईयर और 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 25। इट मींस कि 2025 में, हाँ 2015 फर्स्ट हो गया तो इसमें आप 11 मत ऐड कर देना, 10 ऐड करोगे तो तुम्हें 11th ईयर के बारे में पता चल जाएगा। तो यहां पे नीचे लिख देना, सो इन द ईयर 2025 he get ₹65,000 एज मंथली सैलरी। ठीक है ना, वो
25 में 65,000 रुपीज पर मंथ सैलरी उसको मिलेगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें, तो आई होप तुमको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और तुमने अटेम्प्ट किया होगा तो सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा nth टर्म का पूरा टॉपिक फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग सम ऑफ n टर्म्स वाले कॉन्सेप्ट पे आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप ये पूरे जितने लेक्चर्स हैं nth टर्म पे या जनरल टर्म पे तुमने अच्छे से समझा होगा। और अब अगर तुमने क्वेश्चंस अपने साइड से भी कुछ किए होंगे तो अब तुम्हें nth टर्म या जनरल टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है।